गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अपनी क्लासेस की सीरीज शुरू थी उसमें अपने दो टॉपिक हो चुके हैं, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स एंड ऑसिलेशन। और एक 90 डेज प्लान भी मैंने आप लोगों को बताया, होप सबको पसंद आया हो, उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आज हम नए चैप्टर जो कि ऑसिलेशन के कंसेप्ट थोड़े बहुत इसमें यूज होते हैं, इसलिए हम ऑसिलेशन के ही तर्ज पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स नाम का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एज पर सिलेबस ये कोई 6th नंबर का चैप्टर दिखेगा, हमें जल्दी हो जाएगा, 7 डेज में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर देते हैं बेटा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बेटा इस क्लास में हमें ये देखना है कि वेव क्या होता है, व्हाट इज वेव, उसे समझने की कोशिश करते। कोई भी वेव मतलब क्या? वेव इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। वेव क्या होता है बेटा? डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम को डिस्टर्ब करते हुए जब कोई चीज पास होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? वेव बोल देते थे। क्या बोल देते हैं? वेव। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो साउंड जा रहा है तो मीडियम में से पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए आगे जा रहा है। अगर यहाँ मीडियम नहीं होता तो साउंड वेव अपने पास पहुंच ही नहीं पाती। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। एनी डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? हमें वेव प्रोड्यूस करता है। जैसे एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग पे आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करो तो स्प्रिंग में भी क्या प्रोड्यूस होंगी? वेव। अब ये जो वेव है, हमें इस चैप्टर में दो तरह की वेव पढ़नी है। एक वेव पढ़ेंगे बेटा अपन प्रोग्रेसिव, एक कौन सा पढ़ेंगे? प्रोग्रेसिव, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टेशनरी। कौन सा पढ़ेंगे? स्टेशनरी। तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्रेसिव के साथ। किसके साथ आगे बढ़ेंगे बेटा? प्रोग्रेसिव वेव के साथ। अब प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है उसे अपन समझने की कोशिश करेंगे, उस पे से आगे बढ़ेंगे। अब ऐसी वेव जैसे कि अभी सपोज ये एक पानी से भरा हुआ तालाब है। कैसे भरा हुआ तालाब है? पानी से भरा हुआ तालाब है। आपने इसमें क्या किया? एक स्टोन लिया, इसे यहां पे मारा, तो ये स्टोन क्या करेगा बेटा? इसमें है ना, स्टोन क्या करेगा? इसमें ऐसी वेव प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो वेव्स है, ये जहां स्टोन गिरा वहां से ऐसे ऐसे आगे आगे पास होते जाएंगी। कब तक पास होंगी? जब तक इस किनारे तक नहीं पहुंचेंगी। जब तक कोई ऑब्स्टेकल आएगा नहीं, तब तक वो वेव क्या होते रहेंगी? पास होते रहेंगी। उस वेव ने पानी को आगे भेजा क्या? नहीं, वो डिस्टर्बेंस वेव्स के फॉर्म में एंड टू एंड क्या होते गया? पास होते गया। ऐसी वेव जो जब तक कोई ऑब्स्टेकल आता नहीं, विदाउट एनी डैम्पिंग अगर वेव पास होते रहती है, वैसी वेव को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। क्या कहेंगे बेटा? प्रोग्रेसिव वेव। फिर विदाउट एनी डैम्पिंग का मतलब क्या? उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस नहीं होते जाता, एक जैसे एम्पलीट्यूड के साथ वो आगे बढ़ते जाती है। ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव जब पास होती है तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है देखो। हाँ ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज क्या है? ये जब मीडियम में से पास होगी तो ये क्या करेंगे? हर पार्टिकल को क्या करेंगे? डिस्टर्ब करते हुए जाएंगे। मतलब हम ऐसा बोलेंगे, ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम परफॉर्म्स एसएचएम। मीडियम परफॉर्म्स एसएचएम। अब इसका मीनिंग क्या है? जहां से वेव पास होते जा रही है आगे आगे, ये मीडियम का हर पार्टिकल अपनी जगह पे क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? अपनी जगह पे ऑसिलेशन करते हुए रहेगा। ठीक है, अब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो भी पार्टिकल ऑफ मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सारे पॉइंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इसका कहना यह होगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होगा, कहां पे रहेगा? मीन पोजीशन से, तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी? मैक्सिमम वेलोसिटी रहेंगी। क्या रहेंगी? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैं हाईलाइटेड 4-5 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हमने कहा पढ़ा था? ऑसिलेशन में पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती है। मतलब जब पार्टिकल में से वेव पास होंगी तो वो पार्टिकल अपनी जगह पे मूव करेगा, तो मूव करते समय वो मीन पोजीशन पे जो रहेगा, जब मीन पोजीशन को पास करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी? मैक्सिमम रहेंगी। इसे अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो पार्टिकल कहाँ रेस्ट में अपीयर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। रेस्ट में कहाँ रहेगा वो? सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें काय में दिखेगा? वो रेस्ट में दिखेगा। कौन सी पोजीशन पे दिखेगा? रेस्ट में, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसके अलावा
जब प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर होती है तब क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ क्या होगा भैया? एनर्जी होगा। नो ट्रांसफर ऑफ मास, नो ट्रांसफर ऑफ मास। क्लियर? तो ये कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स थे। किसकी प्रॉपर्टीज है? ये प्रोग्रेसिव वेव की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है बेटा? प्रोग्रेसिव वेव की। अब इसका क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए समझ में आ गया सबको हम क्या बोल रहे हैं कि वेव क्या होती है? ऐसी वेव जो वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है मीडियम में, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं? वेव। अब वेव हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले वो है प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी। इसके अलावा दो नाम की वेव्स रहती है बेटा, जनरली दो टाइप है। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसे किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की। विदाउट मीडियम ये कहीं पास नहीं हो सकती। नॉन मैकेनिकल कौन? विदाउट मीडियम, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, वो क्या रहेंगी? नॉन मैकेनिकल। वही मैकेनिकल में कौन है? साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है ना बेटा? ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफरेंट पार्ट। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? दिस आर दी प्रॉपर्टीज और ये हो गए टाइप्स ऑफ वेव। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पे। किस पे जाएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव समझने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ क्या बोला मैंने? प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव दो तरह के हैं। कौन कौन से देखते हैं? ये है भैया लॉन्जिट्यूडनल, और एक है ट्रांसवर्स। एक कौन सा हुआ? लॉन्जिट्यूडनल, और एक हुआ ट्रांसवर्स। अब इसको अपन डिटेल में समझते हैं। अब लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? अब वेव पास हो रही है, वेव को अपन जनरली ऐसे शो करते हैं, कोई भी वेव, यस और नो। ठीक है, तो अब लॉन्जिट्यूडनल वेव का कहना ऐसा है, जब वेव पास होगी, जब वेव क्या होगी? पास होगी, तब उसके पार्टिकल क्या होंगे? जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे पीछे होते रहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब सपोज इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है ये उसी डायरेक्शन में अपनी जगह पे क्या होते रहेंगे? वाइब्रेट होते रहेंगे। तब उस वेव को हम क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्प्रिंग है बड़ा सा, ठीक है, इसका एक एंड क्या कर दिया अपन ने? फिक्स। अब मैं अगर यहां से इसे पुश कर दूं हाथ से, सपोज हमने इसे क्या कर दिया? पुश कर दिया, तो ये क्या होगा बेटा? स्प्रिंग क्या होगा? जब मैं इसे पुश करूंगा तो ये अपनी जगह पे क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा, फिर थोड़ा खुलेगा, फिर आगे चल के कॉम्प्रेस होगा, फिर थोड़ा खुलेगा, फिर आगे चल के क्या होगा? कॉम्प्रेस। मतलब यहां क्या दिखेगा हमें? मीडियम के पार्टिकल क्या होते जा रहे हैं? कॉम्प्रेस होते जा रहे हैं अपनी जगह पे, और थोड़ी देर बाद क्या होते जा रहे हैं? उनके बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। फिर से क्या होते जा रहे हैं? वो कॉम्प्रेस होंगे, फिर से क्या होंगे? वो अवे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अवे जाएंगे। ठीक है, देखिए करे कहा गया पेन, चलो, तो फिर से कहाँ जाएंगे? अवे जाएंगे। मतलब ये क्या हुआ? कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो रहे हैं? आगे पीछे होते जा रहे हैं। मतलब एक्चुअल में पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है? ये ऐसा। समझ में आ रहा है? वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे होते जा रहे हैं। ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल। अब इसी स्प्रिंग को मैं अगर ऐसा ऑसिलेट कर दूं ऊपर नीचे, तो ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब मतलब यहां पे क्या होगा? अब जो पार्टिकल्स है अपने वो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। मतलब हर पार्टिकल जो है मीडियम का
अपनी जगह से कहा जाएगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी पार्टिकल, जैसे वेव उस पार्टिकल के पास से जाएगी, वो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ेगा, कहा जाएगा ऊपर जाएगा, आगे नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पे ही ऑसिलेट होगा। जैसे ही उसके पास वेव आई, वो अपनी जगह पे वो ऑसिलेट होगा। मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल अपनी जगह पे वर्टिकल मूव हो रहा है। ऐसे वेव को हम क्या बोल देंगे बेटा? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स। फिर इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स, पार्टिकल ऑसिलेट्स और वाइब्रेट्स भी बोल सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे आप? प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। वही यहां क्या बोलेंगे आप? पार्टिकल यहां पे भी क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। इसे क्या बोल दिया हमने? लॉन्जिट्यूडनल। क्लियर हुआ बेटा? ये है अपना टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। होप सबको कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको एग्जांपल ट्राई करना तो एक बड़ा सा स्प्रिंग लाओ, उसका एक एंड फिक्स करो, उसे वाइब्रेट प्रेस करेंगे तो वो कौन सी वेव बनाएगा? लॉन्जिट्यूडनल। और उसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे तो कौन सी बनाएगा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के लिए रस्सी का भी एग्जांपल ले सकते हो। आपने एक रोप है, उसको फिक्स कर दिया, ऊपर नीचे मूव किया, तो उसमें जो वेव बनेगी वो कौन सी होगी बेटा? ट्रांसवर्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल आता है बेटा साउंड वेव्स। Sound waves are the examples of longitudinal. Vibration of string is an example of transverse wave. Clear? और ये साउंड वेव और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इसी को हम आगे डिटेल में यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया टाइप? अब आगे नेक्स्ट क्या है? चलो अब देखते हैं। अब होता क्या है, अब ये दोनों वेव्स, अब अपने पास दो तरह के मीडियम अवेलेबल होते हैं बेटा। एक तो मीडियम डेंसर रह सकता है या फिर मीडियम रेयर रह सकता है। तो अगर मैं किसी वेव को, वो चाहे लॉन्जिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, उसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रांसफर करते हैं, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर मैं उसे ट्रांसफर करता हूं, तो क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। अब दो वेव्स हमने देखे है ना, फिर से एक बार थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट्स उनके। पहला देखा हमने लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा देखा हमने ट्रांसवर्स। एक हुआ लॉन्जिट्यूडनल, एक हुआ ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडनल में वेव कैसे ट्रांसफर होती है बेटा? कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। और ट्रांसवर्स में जो वेव जाती है बेटा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये नीचे वाला जो पोर्शन आता है बेटा, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, बाकी टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ेंगे अपन अभी सिर्फ वेव्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में अगर इनका रिफ्लेक्शन हमें देखना है, क्या देखना है? रिफ्लेक्शन हमें देखना है, तो देखते हैं अभी। सपोज मैं देखता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या देख रहे हैं पहले? ट्रांसवर्स वेव। तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो उसने तीन तरह के एग्जाम्पल ट्राई किए, तीन तरह के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करी, उसके बेसिस पे फिर रिजल्ट को पुट फॉरवर्ड किया। उस बेसिस पे क्या पुट फॉरवर्ड किया? रिजल्ट। हमें रिजल्ट ध्यान में रखना है, लेकिन समझ लेते हैं। तो इसने पहले एग्जाम्पल में क्या कहा अपनी बोर्ड्स की बुक में कि एक स्ट्रिंग लो, क्या लो? एक स्ट्रिंग, और इसका एक एंड क्या कर दो? फिक्स। एक एंड क्या कर दिया अपन ने? फिक्स कर दिया। तो ये रिजिड सपोर्ट हो गया। ये क्या हो गया? रिजिड सपोर्ट। अब इसका जो एंड है, इसे ऊपर नीचे करो। क्या करो बोला उसने? ऊपर नीचे। अब इसे जैसे मैंने ऊपर नीचे किया तो इसमें क्या बन गई? एक वेव बन गई, और ये वेव आगे जाएंगी, ये वेव कहाँ जाएंगे? अब ये क्या बना? क्रेस्ट। अब ये जो रोप है, इसकी डेंसिटी इस फिक्स सपोर्ट से तो कम है। रोप की डेंसिटी क्या है? लेस देन दी फिक्स सपोर्ट। मतलब ये क्या हो गया? लाइटर मीडियम हो गया। ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। तो जैसे ही ये क्रेस्ट यहां जाएगा फ्रॉम कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इसको स्ट्राइक होने के बाद ये वापस आते समय उल्टा हो जाएगा। मतलब क्रेस्ट क्या बन गया? ट्रफ बन गया। ये हो गया एग्जांपल। मतलब कहां से कहा गया अपन? रोप को क्या कंसीडर किया हमने? रेयर। रेयर से कहा गए? डेंसर गए।
रेयर से कहा गया बेटा डेंसर गए, क्योंकि एंड फिक्स था, तो ये डेंसर मीडियम हो गया इसके लिए। तो जैसे वेव यहाँ गई, क्रेस्ट इसे लगा तो क्या बन गया ट्रफ, अगर ट्रफ जाता था तो वो क्या बन जाता था क्रेस्ट। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा कि दूसरे एग्जाम्पल में इनका कहना ऐसा बना कि अब सपोज दो रोप है आपके पास, एक रोप है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और एक दूसरा रोप है इसके आगे कनेक्टेड, एक दूसरा रोप है जिसकी डेंसिटी क्या है कम है, जिसकी डेंसिटी क्या है कम है, मतलब ये एक रोप हो गया ए, ये रोप हो गया बी, ठीक है। तो इसमें ऐसा ऑब्जर्व किया इन्होंने कि मतलब ये क्या हो गया डेंसर टू रेयर में गए। तो ऐसा जब ऑब्जर्व किया इन्होंने तो इनको ऐसा दिखा कि जब मैं ये डेंसर मीडियम को, चलिए ये जो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम से जब मैं रेयर मीडियम में जा रहा हूं तो ये क्या हुआ क्रेस्ट का क्रेस्ट ही मिला मुझे। ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या रहा क्रेस्ट का क्या रहा क्रेस्ट रहा। तो यहां पे इन्होंने क्या लगा दी, यहां पे एक रिंग लगा दी। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो डेंसर से रेयर गए तो क्या मिला क्रेस्ट का क्रेस्ट। अब इसी एग्जांपल को एक बार दोहराया फिर से, ये तो एक एग्जांपल हो गया, मतलब रेयर डेंसर से रेयर गए तो डेंसर और रेयर के लिए और एक एग्जांपल किया इन्होंने। क्या किया, तो ये जो रोप थी अपनी इसके एंड पे एक रिंग कनेक्ट कर दी। क्या कनेक्ट कर दी बेटा रिंग, यहां पे क्या था फिक्स सपोर्ट, यहां क्या किया रिंग। अब ये जो रिंग है इसके मुकाबले रोप की डेंसिटी क्या कंसीडर कर दी ज्यादा, इसकी डेंसिटी क्या है ज्यादा, तो ये डेंसर मीडियम हुआ। तो इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसमें क्या भेजता हूं क्रेस्ट भेजता हूं, क्या भेजता हूं क्रेस्ट, तो इसे लगने के बाद रिंग को लगने के बाद जब वो वापस आता है तो वो मुझे क्या मिलता है क्रेस्ट ही मिलता है। क्या मिलता है क्रेस्ट। तो ये तीन चीजें करी उन्होंने, एक बार फिक्स सपोर्ट रख के, एक बार रिंग रख के और एक बार डेंसर रोप और लाइटर रोप रख के। तो इसमें से ऑब्जर्वेशन ऐसा मिला ट्रांसवर्स के केस में कि जब हम डेंसर टू रेयर जाते हैं तब क्रेस्ट का क्रेस्ट रहता है और ट्रफ का ट्रफ रहता है, ठीक है। वही अगर हम रेयर मीडियम से कहा गया बेटा डेंसर मीडियम में गए, रेयर से कहा गए डेंसर में गए, तो क्रेस्ट बन जाता है ट्रफ और ट्रफ बन जाएगा क्रेस्ट। ट्रफ क्या बन जाएगा क्रेस्ट बन जाएगा। क्लियर। तो ये किसके रिफ्लेक्शन की इंफॉर्मेशन हुई ट्रांसवर्स की। तो ये ध्यान में रखना है हमें, जब भी हम डेंसर से रेयर मूव हो गए क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ का ट्रफ रहेगा। रेयर से डेंसर मूव हो गए तो उल्टा हो जाएगा। चलिए ये हुआ किसका रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स पे। वही इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो इसके केस में क्या होता है, तो अपने पास दो चीजें हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या रहता है कॉम्प्रेशन, उसके बाजू में कौन रहता है रेयरफेक्शन। फिर से कौन आएगा कॉम्प्रेशन, फिर कौन आएगा बेटा रेयरफेक्शन। चलो ठीक है। तो अब इसका कहना ऐसा है, अगर आप कहा गया रेयर से डेंसर गए तो इसका सीधा मैं रिजल्ट बता देता हूं। एग्जैक्टली अपोजिट टू ट्रांसवर्स वेव, इफ वी मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कहां से कहा रेयर टू डेंसर। दूसरी केस कौन थी अपनी डेंसर टू रेयर। वहां क्या दिखा हमें, इस केस में क्या हुआ बेटा देखो, जब डेंसर से रेयर गए तो क्रेस्ट का क्रेस्ट बना, ट्रफ का ट्रफ ही रहा। वही रेयर से डेंसर गए तो क्या बना क्रेस्ट का ट्रफ और ट्रफ का क्रेस्ट, मतलब रेयर से डेंसर में चेंज हुआ। वही इसमें क्या होगा, अब इस केस में रेयर टू डेंसर में जाते समय
रेयर टू डेंसर में जाते समय वहां पे क्या था, जब अपन रेयर टू डेंसर गए तो चेंज हो गया था, बराबर। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर में कॉम्प्रेशन विल रिमेन कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन विल रिमेन रेयर फ्रैक्शन। वही डेंसर टू रेयर जाते समय कॉम्प्रेशन विल बिकम रेयर फ्रैक्शन एंड रेयर फ्रैक्शन विल बिकम कॉम्प्रेशन। तो एग्जैक्टली अपोजिट, किसके, ट्रांसवर्स वेव के अपोजिट बात की हमने। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हुआ किसके बारे में, लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में। तो ये इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अब एक चीज आती है बेटा जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। समझ में आ गया होगा इतना, फटाफट ले लेते, थ्योरी है इसलिए ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है भैया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम, जो कि हमने ऑसिलेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से उसी टाइप का होगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का कहना यह है व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए बेटा, सेम चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। इसका कहना ऐसा है, एक ही पॉइंट है आपके पास, यहां से अगर एक वेव इधर से आ रही है, हो सकता है दूसरी वेव इधर से आ रही हो, दोनों वेव जब सेम एक पॉइंट पे पास होंगे तो इसका कहना ऐसा है जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होगा वो इन दोनों वेव्स के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, एडिशन। दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा, एडिशन। सपोज इसने डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया y1, इसने किया y2, तो टोटल विल बी y1 प्लस y2। तो इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। When two or more waves of same frequency pass through same point in a medium, then they produce their own displacement at that point irrespective of other wave। मतलब एक वेव जब उस पॉइंट पे पास होंगी तो वो खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी दूसरे वेव के बारे में न सोचते हुए। फिर दोनों वेव जब एक पॉइंट पे पास होंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं भैया क्या, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव को हम थोड़ा और डिटेल में देने के लिए प्रैक्टिकल, मतलब टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल सेट करके दिया हमें। जब क्रेस्ट और क्रेस्ट आए तो क्या होगा, क्रेस्ट और ट्रफ आए तो क्या होगा, तो उसे हम डायग्राम पे से समझ लेते टेक्स्ट बुक के। क्लियर हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं तो ये आप लोगों को पता चाहिए, स्टेटमेंट है उसका, सिंपली पता चाहिए। चलिए अब इसका वो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये देखिए टेक्स्ट बुक का ही लिया है मैंने, कुछ खुद के मन से नहीं लिया है, ध्यान देना आप, है ना। वो डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता था इसलिए। चलो देखते हैं थोड़ा सा। चलो देखो इसने क्या कहा है, समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अपोजिट फेजेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब अपोजिट फेजेस मतलब क्या हो गया बेटा, जैसा अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्शन में, समझ लो जब मेरा क्या गया था, क्रेस्ट गया था और क्रेस्ट का क्या बन गया था, ट्रफ। आते समय क्रेस्ट का क्या बना, ट्रफ। तो ये फेज डिफरेंस कितने का बनेगा भैया, तो पाई का बनेगा। क्या बनेगा, पाई का फेज डिफरेंस जब बदल जाता है तब। तो अब ये इधर से कौन आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है यहाँ पे, इधर से कौन आ रहा है, ट्रफ आ रहा है। अब ये टाइम कितना है बेटा, t = 0 सेकंड पे ऐसा हो रहा है। तो जब ये आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो ये इधर से आया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं अभी, ये इधर से आया, उधर से दूसरा वाला आया। चलिए ठीक है। तो अब ये क्रेस्ट ऊपर से और ये ट्रफ नीचे से, तो ये ऊपर और नीचे का एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, बैलेंस। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया, 0 हो गया। फिर ये आगे जब जाते समय ये क्रेस्ट एज इट इज आगे पास हो गया, ये ट्रफ एज इट इज आगे पास हो गया। मतलब जब समय 0 था तो ये एक दूसरे की तरफ प्रोपोगेट हो रहे थे, 1 सेकंड पे और पास आ गए, इन्होंने एक वेव बना दी। फिर क्रेस्ट और ट्रफ क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, 0। जब ये 2 सेकंड के बाद पास हुए तो ये आगे चला गया अपना, और ये 4 सेकंड वाला आगे चला गया। अब दूसरी केस, मतलब ये वाली, ये पहली थी ये दूसरी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहे हैं, ये 2 सेकंड पे देखो क्रेस्ट और क्रेस्ट ने क्या बना दी, पहले एक वेव बना दी। फिर ये दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों का क्रेस्ट एक ही पॉइंट पे आ गया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ऐड। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या बनेगा भैया, y1 प्लस y2। सपोज इस वेव ने बनाया y1, इसने बनाया y2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दोनों के डिस्प्लेसमेंट की एडिशन। फिर 4 सेकंड पे क्या दिखा हमें, 4 सेकंड पे वो आगे क्या हो गया, वापस चला गया,
ये आगे जा रहा है, ये अपना 5 सेकंड पे आगे हो गया और 6 सेकंड पे पास हो गया। क्लियर। तो ये क्या मतलब है इसका कि जब क्रेस्ट और क्रेस्ट आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट से आएंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार एडिशन ही हो, कभी ऐड भी हो सकते हैं, कभी सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने थ्योरी पूरी कवर कर ली है। अब आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूं मैं। अरे इसमें कुछ भी नहीं है क्या? ठीक है चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने क्या देखा? वेव क्या होता है? जनरली एक डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम होता है। तो जब भी वेव पास होती है, तो वो क्या लेके जाती है भैया? एनर्जी लेके जाती है। पार्टिकल को आगे पीछे लेके जाती है क्या? नहीं। ऑलवेज वेव ट्रांसफर्स एनर्जी नॉट मैटर। क्लियर? ठीक है। चलो, तो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम यानी क्या होता है? वेव। तो हमें 2 वेव्स पढ़नी है, एक है प्रोग्रेसिव, एक है स्टेशनरी। स्टेशनरी पे अपन आगे जाएंगे। अभी पहले हमने क्या डिस्कस किया? प्रोग्रेसिव वेव। तो उसमें हमने तालाब का एग्जांपल लिया, जो अपन करते हैं, पानी में पत्थर मारो तो वेव जाती रहती है जब तक एंड तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली प्रोपोगेट होती है जब तक उसे कोई डिस्टर्बेंस आके रोकता नहीं है, विदाउट एनी डैम्पिंग, ऐसी वेव को हमने क्या बोला बेटा? प्रोग्रेसिव वेव। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, टेक्स्ट बुक में दी है लिस्ट आउट, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। जनरली वेव्स 2 तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल कैसे कहते हैं? जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती है। नॉन मैकेनिकल को विदाउट एनी मीडियम जो प्रोपोगेट होंगी उसे। ये हुआ प्रोग्रेसिव। फिर प्रोग्रेसिव वेव के क्या देखे हमने? टाइप देखे। तो कौन कौन सी है टाइप बेटा? एक लॉन्जिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स है। लॉन्जिट्यूडनल में पार्टिकल ऑफ मीडियम इन द डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं। वही ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट होते हैं। ठीक है। चलो, फिर लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। वही ट्रांसवर्स में क्या होता है बेटा? क्रेस्ट और ट्रफ होता है। कौन होता है? क्रेस्ट और ट्रफ होता है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर से रेयर कोई ट्रांसवर्स वेव जाती है तो क्या होता है? हमने पढ़ा क्रेस्ट का क्रेस्ट रहता है, ट्रफ का ट्रफ। लेकिन जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्रेस्ट का ट्रफ बन जाता है या फिर ट्रफ का क्रेस्ट बन जाता है। ऐसे ही हमने लॉन्जिट्यूडनल के बारे में पढ़ा। जब रेयर से डेंसर जाएंगे तो क्रेस्ट का क्रेस्ट रहेगा, रेयर फैक्शन का, और डेंसर से रेयर जाएंगे तो बदल जाएगा। ठीक है। तो फिर आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी क्या होता है? जब 2 वेव्स एक ही पॉइंट से पास होते हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस पार्टिकल के लिए। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल क्या हो जाता है? दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन। तो इसे हमने 2 एग्जाम्पल से पढ़ा। जब क्रेस्ट और क्रेस्ट आ रहा हो तब, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड और सेम फेज, और इक्वल एम्पलीट्यूड और क्या पढ़ा? अपोजिट फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये हमने 2 कंडीशंस डिस्कस करे। तो हमें क्या देखा? सेम फेज में रहे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही अपोजिट फेज में रहे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर। तो इसका डेरिवेशन हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, जो हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक। कंपोजिशन ऑफ 2SHM, वो सेम डेरिवेशन वैसे के वैसा, बस बताने का तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है। कल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे पहले, वेव्स को हम लिखते कैसे, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे बनता है, फिर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन बेटा। ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। होप सबको सब समझ में आ गया। अगर मैं पेन ज़्यादा कलर यूज़ कर रहा हूँ तो बताइएगा, मैं सिंगल कलर में भी यूज़ कर सकता हूँ। कॉम्बिनेशन कौन सा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है वो भी आप लोग बता सकते हो। जैसे ग्रीन पे वाइट अच्छा लग रहा है, ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें रिफ्लेक्शन इमेजेस दिखती है तो जिसके कारण वीडियो की क्वालिटी डाउन हो रही थी, इसलिए ग्रीन बोर्ड के जैसा ग्रीन बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है बच्चों। तो होप सबको पसंद आया हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना भी अनिवार्य है एक हिसाब से। अभी 90 डेज वाला वीडियो डाला, उस पर सिर्फ 8 लोगों ने कमेंट्स दिए बेटा, तो कमेंट डालिए। अगर अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए ना। ठीक है। लाइक तो करिए कम से कम। अब 260 व्यूज़ है और लाइक्स कम है तो नहीं, एफर्ट्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो कल का वीडियो अपन देखेंगे बेटा काय पे? सुपरपोजिशन के डेरिवेशन पे, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और टर्मिनोलॉजी को भी समझने की कोशिश करके फिर जाएंगे हम स्टेशनरी वेव्स पे। ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाएगा चैप्टर 7 या 8 लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।